चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? ग्लैंड्स का सिस्टम है सारा। और एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले हमें ग्लैंड समझना पड़ेगा, ग्लैंड्स क्या होती हैं। ठीक है ना? तो ग्लैंड्स क्या होती है, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा था तब भी समझा था, एक बार फिर थोड़ा समझते हैं। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ठीक है, ग्लैंड्स कुछ नहीं होती हैं। ग्लैंड्स हम सिंपल कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, नॉट सेल, सेल्स होते हैं जो कि खास टाइप का रिलीज करते हैं एक खास टाइप का केमिकल, रिलीज स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल। अब ये जो केमिकल है, ये केमिकल हार्मोन हो सकते हैं या डाइजेस्टिव जूसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब ग्लैंड्स के आगे आए तो हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ओके, ग्लैंड्स को एक और हम समझे पहले कि ग्लैंड्स जो होती है हमारे पास ये दो टाइप की होती हैं। ग्लैंड जो है हमारे पास ये टू टाइप से हैं, एक है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, सबसे बड़ा डिफरेंस इनका ये है कि जो एक्सोक्राइन होती हैं इनके पास डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स कह लो या इनके पास कह लो पाइप होते हैं। जैसे हमारा सैलिवरी ग्लैंड बगल में यहाँ पे होती है, यहाँ से पाइप लगे होते हैं, वो सीधा हमारे जीभ के नीचे आते हैं। तो डक्ट्स होते हैं, अपना जो भी सिक्रीशन होता है, जो भी इनका केमिकल होता है, उसको डायरेक्ट उस डक्ट के माध्यम से ऑन द स्पॉट जहां जरूरत है वहां पहुंचाते हैं। वहीं एंडोक्राइन की बात करें तो यहाँ पर नो डक्ट्स, इसीलिए हम इनको डक्टलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस। बात समझ में आ रही है? इनको हम लोग डक्टलेस भी कहते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी डिटेलिंग आप देखिए आगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ही यही है कि ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स को समझे बिना हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं समझ पाएंगे। तो ग्लैंड्स क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कह लो या सबसे अच्छा तरीका होता है इनको ग्रुप ऑफ सेल्स बोलो। ठीक है, ऑर्गन क्यों कहा गया है? जैसे कि लिवर भी एक ग्लैंड है, पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है। ठीक है ना? तो इसीलिए वहां पे ऑर्गन बोला गया है, कंफ्यूज नहीं करना। डेट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, ये प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं खास तरह के सब्सटेंस, जैसे कि हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकता है, म्यूकस या कोई दूसरा फ्लूइड जैसा कि बॉडी को जरूरत है। दे आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ये 3 टाइप में कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, यानी कि ग्लैंड्स को हम 3 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो मैंने बताया, इनके पास डक्ट नहीं होती हैं, डक्टलेस होते हैं। दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, इनके पास डक्ट नहीं है। दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी बनाते हैं, जैसे मान लो ये सेल्स हैं, इन्होंने जो भी रिलीज किया वो बाहर रिलीज कर देंगे। बगल में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, फिर यहां से ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड लेके उसे फिर पूरी बॉडी में जाता है। और जहां जिस ऑर्गन पे काम करना होता है ना, उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं उस खास तरीके के हार्मोन के लिए, वही हार्मोन उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, देयर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, इस लाइन की जरूरत नहीं है हमें। एग्जांपल्स: पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास। ठीक है, पैंक्रियास के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होता है, वो पार्ट कौन होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, यानी कि जो खास ग्रुप ऑफ सेल्स एंडोक्राइन का हिस्सा है उनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें, रेगुलेट बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपने अंदर से हार्मोन्स रिलीज करती है, उनका मेन काम बॉडी का फंक्शन जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या रिप्रोडक्शन है, उनको कंट्रोल करना होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ग्लैंड्स होती है डायरेक्ट, इनके पास डक्ट्स होती हैं, डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को डक्ट्स के माध्यम से जहां चाहिए वहां पहुंचाती हैं। दे रिलीज देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स, अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट डक्ट के माध्यम से बाहर निकालती हैं ऑन टू बॉडी सरफेस और इनटू बॉडी कैविटी। बॉडी सरफेस जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स बाहर निकाल दिया सरफेस पे, और बॉडी कैविटी, कैविटी के अंदर कहीं ले जा रहे हैं तो देयर सिक्रीशंस, इनका सिक्रीशन एंजाइम, म्यूकस, स्वीट, सलाइवा, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल: स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, म्यूकस वगैरह लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
और सेबेशियस ग्लैंड ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये डाइजेशन, लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन तीनों में काम करते हैं। ठीक है, फिर बात करें मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब और कुछ नहीं है, मिक्स्ड का मतलब उसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फंक्शन देखने को मिलते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, पेंक्रियाज। दीज ग्लैंड्स हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, दोनों टाइप के फंक्शन होते हैं। दे सिक्रीट हार्मोन्स इनटू ब्लड, ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करती हैं ब्लड के अंदर या एंजाइम को सिक्रीट करती हैं थ्रू डक्ट। एग्जांपल पेंक्रियाज, इसमें एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, एक्सोक्राइन पार्ट सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर है बातें? ठीक है, अब ये जो हार्मोन है एंडोक्राइन वाले, इसको भी डिटेल में देखेंगे, अभी आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर, पेंक्रियाज के ऊपर, तब इसको समझेंगे डिटेल में। ओके, लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग लोकेशन देख सकते हो, डायग्राम की हेल्प से इमेज सेट कर सकते हो कि ब्रेन में है, देन गले में है, फिर चेस्ट में है, देन पेंक्रियास, और फिर किडनी है, और देन टेस्टिस या ओवरी है। मैंने बाकायदा यहाँ लिख दी है। लास्ट के दो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हमने डिस्कस भी नहीं किया, ठीक है, बट ये होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये ब्रेन के बेस में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, ये बिलो थैलेमस पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड फ्रंट ऑफ नेक होता है, या सिंपल नेक लिख सकते हो तब भी चल जाएगा। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड के अंदर ही लगी हुई होती है। बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, अभी देखेंगे इसका डायग्राम आगे क्वेश्चन में। एड्रिनल ग्लैंड्स, ये किडनी में पाई जाती है। पेंक्रियास, तो पेंक्रियास होता ही है, क्या कहते हैं, स्टमक के पीछे की तरफ होता है। गोनैड्स, ये टेस्टिस पाई जाती है स्क्रोटम के अंदर। ओवरी होती है पेल्विक कैविटी, जो कमर वाला हिस्सा होता है उसकी जो कैविटी होती है वहां पाई जाती है। पीनियल ग्लैंड्स डीप इन द ब्रेन, ब्रेन के एकदम बीच में होता है। थाइमस हमारी चेस्ट में पाई जाती है। लोकेशन के ऊपर आपका एमसीक्यू या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको लोकेशन ध्यान रखनी है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, जो एंडोक्राइन सिस्टम इज नथिंग बट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के ही क्या बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम बनता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड्स दैट सिक्रीट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर ये रेगुलेट करेगा बॉडी के फंक्शन को, जैसे कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और मूड। तो अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो यहां तक हम लिख के छोड़ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देना है, अगर डिफाइन कर रहे हो तो एक दो एग्जाम्पल तो पक्का देने हैं। ठीक है, जो लोकेशन याद कर रही है उस हिसाब से ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, कोई भी दो एग्जाम्पल दे दो चल जाएगा। ओके, नाउ डिफाइन हार्मोन एंड देयर टाइप्स एंड नेचर। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर है, केमिकली ब्रेन छोड़ेगा, जाएगा, मान लो ब्रेन में छोड़ा, जाओ किडनी के एड्रिनल ग्लैंड के पास जाओ, उसको बोलो ये रिलीज कर रहा है, तो ऊपर जाएगा, उसका ब्लड में छोड़ देगा, वो ब्लड पहुंचेगा वहां पर, वो कहेगा चलो भाई ये रिलीज करो। तो मैसेंजर है, मैसेज देना है कि ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय, पैदा किया जाता है, बनता है और छोड़ा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। डेट इज कैरिड बाय ब्लड स्ट्रीम, जिसको कि खून हमारा लेकर के जाता है टू द टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज, जिस ऑर्गन या टिश्यू के पास उसे पहुंचाना हो, जहां पर जाकर के वो रेगुलेट करता है स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फिर जो बॉडी के फंक्शन है वो कंट्रोल होते हैं। हार्मोन्स की बात करें, इन्फ्लुएंस देयर टारगेट सेल्स। हार्मोन्स क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं देयर टारगेट सेल्स ओनली। अगर वो एड्रिनल ग्लैंड के लिए निकला है तो एड्रिनल ग्लैंड को ही अफेक्ट करेगा, भले पूरी बॉडी में घूमता रहे। क्यों? एड्रिनल ग्लैंड के पास खास रिसेप्टर्स होते हैं जो उसी हार्मोन्स के लिए बने हुए हैं। ठीक है, ओनली बाय केमिकली बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स। ठीक है ना, जो खास प्रोटीन रिसेप्टर्स जो वहां होते हैं वो उसी से ही बंधेंगे, किसी और से नहीं बंधते हैं। एज ओनली द टारगेट सेल फॉर ए गिवन हार्मोन हैव रिसेप्टर्स। ठीक है ना, ये जो रिसेप्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट सेल के पास होते हैं उस पर्टिकुलर हार्मोन्स के लिए। एग्जाम्पल जैसे इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, बल्कि यहां देना चाहिए था थायरॉक्सिन हार्मोन कहां है? थायराइड ग्लैंड में है, वहीं पे खास रिसेप्टर मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हार्मोन्स की बात हो रही है तो उसका एग्जांपल है एड्रेनलिन, क्या काम कर रहा है, और ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये तो एग्जांपल अभी पूरा आगे पढ़ेंगे, तुमको ऐसे ही याद हो जाएंगे।
हार्मोन्स क्या होते हैं डिफाइन हो गया, उसके एग्जाम्पल हो गए, क्यों वो उसी पे ही काम करते हैं, वो सभी ऑर्गन से होते हुए गुजर रहे हैं, क्यों किसी और ऑर्गन पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स अगर हम टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप से हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। हाउ दे एक्ट, वो काम कैसे करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला है सर्कुलेटिंग हार्मोन या एंडोक्राइन हार्मोन। इनकी खासियत क्या है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनको वो ब्लड में छोड़ देती है, फिर ये पूरी बॉडी में घूमते हैं और जहां टारगेट होता है वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून में छोड़ दिए जाते हैं बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे ट्रेवल थ्रू द ब्लड, ब्लड से ट्रेवल होते हुए पहुंचते हैं डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन और टिश्यूज पे, जो दूर जिस टारगेट ऑर्गन या टिश्यू पे एक्ट करना वहां पे फिर पहुंच जाते हैं। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं एंड वाइड स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय से काम करते हैं और इसके जो इफेक्ट होते हैं बहुत बड़े होते हैं, व्यापक होते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, ये बड़ा व्यापक इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बहुत बड़ा इफेक्ट है ये। एड्रेनलिन बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट के लिए, डर जब लगता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास सर्कुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसी में एक एग्जांपल है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, जो प्रमोट करता है बॉडी की ग्रोथ को, ठीक। देन हमारे पास आता है लोकल हार्मोन्स, ठीक है। लोकल हार्मोन्स आर नथिंग बट, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मान लो ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल अपने अंदर हार्मोन बनाया, बाहर निकाला और जो बाजू वाला सेल है उसके ऊपर ही एक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर ये जो हार्मोन यहां बना इस सेल के अंदर, इसी सेल के ऊपर एक्ट कर दिया, तो ये लोकल, ये ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है, ब्लड में नहीं जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लोकल हार्मोन क्या आते हैं, ये एक्ट करते हैं लोकली ऑन नेबरिंग सेल, ठीक है, और ऑन द सेम सेल, या उसी सेल के ऊपर जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, मतलब सॉरी, जिस सेल ने इनको बनाया है उसी सेल के अंदर ये काम कर देंगे, ठीक है, विदाउट एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर शॉर्ट एक्टिंग, ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, तुरंत काम किया, 1-2 मिनट में अपना असर दिखाया, खत्म। एंड हैव लोकल इफेक्ट, पास में मैंने बताया था जैसे कि, ठीक है, कि जो सेल्स होते हैं उसी के ही आसपास में रहेंगे, या उसी सेल के अंदर या उसके बाजू वाले सेल पे ही काम कर देंगे, लोकली इफेक्ट करेंगे। लोकल हार्मोन 2 टाइप, अब इस लोकल हार्मोन को हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है पैराक्रीन हार्मोन। कौन सा है, पैराक्रीन हार्मोन। पैराक्रीन हार्मोन क्या होता है, एक्ट ऑन नेबरिंग सेल। जब पैरा है ना, पैरा मेडिकल, मेडिकल जैसे पैरामेडिकल मतलब क्या होता है, मेडिकल से मिलती जुलती चीजें, वैसे ही पैरा मतलब हो गया जिस सेल ने उसे बनाया है उस सेल पे काम नहीं करेगा, उसके बाजू वाले सेल में काम कर देगा। एग्जांपल हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑटोक्रीन, ऑटो मतलब खुद पर ही, ऑटोक्राइन बोलते हैं, एक्ट ऑन द सेम सेल दैट सिक्रीट देम। एग्जांपल है इंटरल्यूकिन और ग्रोथ फैक्टर्स। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं 2 एग्जांपल लेके आया हूं समझने के लिए, अच्छे एग्जांपल हैं, कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो यहां लेके आया हूं मैं। इसका एक एग्जांपल है लोकल हार्मोन का इंटरल्यूकिन, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, दोनों तरीके से काम करता है पैराक्रीन और ऑटोक्रीन की तरह, विच इज रिलीज्ड बाय हेल्पर टी सेल्स। अब ये इंटरल्यूकिन क्या होता है, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं, जब इम्यून रिस्पॉन्स, कोई खतरा आता है बॉडी के ऊपर, तो ये हेल्पर टी सेल्स अपने अंदर से फटाफट क्या निकालते हैं, इंटरल्यूकिन निकालते हैं। इट हेल्प्स एक्टिवेट अदर नियर बाय इम्यून सेल्स, तो जो आजू बाजू वाले और सेल्स है ना, मतलब जिस किसी भी सेल ने पैथोजन को देखा, खतरा देखा, वो अपने अंदर से इंटरल्यूकिन निकाल देता है और आसपास वाले दूसरे सेल्स उनको एक्टिवेट कर देता है कि भाई खतरा आ गया, खतरा आ गया, एक्टिवेट हो जाओ, ठीक है। इट इज अ पैराक्राइन इफेक्ट, बट इट आल्सो एक्ट एज एन ऑटोक्राइन, ये ऑटोक्राइन की तरह भी एक्ट करता है बाय स्टिमुलेटिंग द सेम सेल, वो खुद को भी स्टिमुलेट कर रहा है, दैट रिलीज इट टू प्रोलाइफरेट, जिससे कि वो अपने आप को प्रोलाइफरेट करे, यानी कि डिवाइड करे, या जैसे कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने आगे जाके जो बी सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा बॉडी में बदलती हैं, फिर वो आगे जाके एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो वो खुद के ऊपर भी एक्ट करवाता है। तो ये जो इंटरल्यूकिन है ये दोनों तरीके से काम करता है। इसका दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और ये आपको नॉर्मली कई जगह काम में भी आएगा। लोकल हार्मोन इज अ गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारी बॉडी बनाती है, ये एक तरह का हार्मोन है, ठीक है, विच इज
रिलीज्ड बाय एंडोथेलियल सेल लाइनिंग, यानी कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर की एक परत होती है, सबसे अंदर की जो परत होती है एंडोथेलियल, वो क्या करती है, जरूरत पड़ने पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। अब बात को समझो, अगर आप लोगों को ब्लड वेसल याद हो तो इसकी 3 परतें होती हैं। सबसे अंदर की क्या होगी, एंडोथेलियल, और बीच में क्या होती हैं, मसल्स होती हैं ये, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड निकल करके ये बस बाजू वाले जो मस्कुलर लेयर है उस पे एक्ट करता है, ठीक है। एनो कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ नियर बाय स्मूथ मसल्स, जो उसके बाजू में स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स कर देगी, तो ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं। ब्लड वेसल फैल जाएंगी तो जो ऐसे ब्लड वेसल पतली हैं तो बड़ा तेजी से ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल फैल जाएगी तो ब्लड की रफ्तार धीमी हो जाएगी, बीपी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल लिया, ये आपको बार बार कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। ये एनो कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ नियर बाय स्मूथ मसल फाइबर्स इन ब्लड वेसल विच इन टर्न कॉजेस वैसोडाइलेशन, और ये बदले में क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करें उसकी, हमारे पास टाइप हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी, नेचर की, इसका नेचर क्या, केमिकली हार्मोन्स हैं क्या, तो हार्मोन्स जो हैं वो केमिकली कुछ और नहीं है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। बेसिकली तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ये। अब इसको हम अलग अलग केमिकल के बन रहे हैं या अलग अलग केमिकल से बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन, ये अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। एक्ट ऑन सेल सरफेस रिसेप्टर, अब ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, तो रिसेप्टर पे, जो सेल के ऊपर रिसेप्टर है उस पे ही एक्ट करती है। एग्जाम्पल देख लो, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन, यानी कि स्टेरॉयड किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। ये फैट सॉल्युबल होते हैं, इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं, इसीलिए सेल के अंदर जाके एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल। तीसरा देखो, पहले और तीसरे में अंतर है, ये प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन बहुत सारी अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और जब कोई सिंगल अमीनो एसिड से बन रहा है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल अमीनो एसिड्स, एक ही अमीनो एसिड से बल्कि तैयार हो जाएगा, जैसे कि टायरोसिन अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन है, तो उसको हम लोग अमीनो एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे थायरॉक्सिन, ये टायरोसिन से बन जाता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये भी टायरोसिन से बन रहा है, और मेलाटोनिन ये ट्रिप्टोफैन से बन रहा है, ठीक है, क्लियर। प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी हुई है, लेकिन वो मल्टीपल अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा यहां पर। बात समझ में आ रही है। तो हार्मोन्स का टाइप्स और नेचर, केमिकली क्या होते हैं हार्मोन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलें आगे, चलो अब बात करते हैं हार्मोन्स जब इफेक्ट देते हैं तो वो 3 तरीके से इफेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें, एक परमिसिव इफेक्ट होता है, एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, और एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। ये कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, अगर आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हो तो ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब ये बेसिक है कि अगर आप डायरेक्ट अगर पढ़ रहे हो एंडोक्राइन तो बेसिक नॉलेज पता हो, ये बेसिक में आता है। तो एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आपको जो उसमें हमारे हेडिंग में लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, तो हार्मोन्स और उसके फंक्शन तो पता होने चाहिए, बट हार्मोन्स के इफेक्ट वगैरह है, ये तो बेसिक चीज है, ये तो पता ही होनी चाहिए। तो देखो परमिसिव इफेक्ट क्या होता है, परमिसिव मतलब परमिशन देना। इसमें क्या होता है, एक हार्मोन कैन नॉट एक्ट इफेक्टिवली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अनदर हार्मोन, मतलब एक हार्मोन तभी अच्छा काम करेगा जब एक दूसरा हार्मोन पहले काम कर गया हो वहां पर या मौजूद हो, ठीक है। कैसे, मींस द फर्स्ट हार्मोन इनहेंस, बढ़ा देता है एक्शन ऑफ द सेकंड हार्मोन। अब इसका एग्जांपल समझो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक हार्मोन परमिट्स दे रहा है दूसरे को टू वर्क प्रॉपरली, कि वो सही से काम कर सके, या ये कह सकते हैं वन हार्मोन प्रिपेयर द टारगेट सेल फॉर अनदर हार्मोन एक्शन,
जिस टारगेट पे हार्मोन को आगे एक्ट करना है, दूसरा हार्मोन आकर के वहां पे उसको प्रिपेयर कर जाता है कि हाँ दूसरा हार्मोन आएगा तो अच्छे से काम करेगा। एग्जाम्पल समझो कैसे। थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन फैट ब्रेक डाउन। एड्रेनलिन अगर अकेला काम करे, थायराइड हार्मोन ना हो, तो उतना अच्छा फैट का ब्रेकडाउन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर थायराइड हार्मोन पहले आता है, अच्छा करता क्या थायराइड हार्मोन ऐसा कि फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसके कई सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये फैट सेल है, ठीक है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ये मान लो इसके ऊपर 10 रिसेप्टर हैं, तो एड्रेनलिन आया, एड्रेनलिन तो बहुत सारा आया, लेकिन रिसेप्टर कितने हैं? केवल 10 ही रिसेप्टर्स हैं, तो फैट का ब्रेकडाउन धीमा हो रहा है। लेकिन वहीं पे थायराइड हार्मोन जो पहले आया ना, उसने क्या किया, जो फैट सेल्स थे उनको आकर के क्या कर दिया, कुछ इंडिकेशन दिया, और यहां पर जो रिसेप्टर 10 थे, 10 से उसने 1000 रिसेप्टर कर दिए। तो अब मेरे पास जो एड्रेनलिन आएगा पीछे से, उसको 1000 रिसेप्टर मिलेंगे, तो काम और तेजी से होगा। कुछ ये इफेक्ट आता है इस तरीके से, यानी कि ये इसको अलाउ कर रहा है, परमिशन दे रहा है कि जाओ काम करो, बढ़िया काम होगा। दिस इज द परमिसिव इफेक्ट। ओके, देन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल इनहेंसेस द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन मेटाबॉलिज्म। ठीक इसी तरीके से कॉर्टिसोल कर रहा है। ये मैंने एक तरीका बताया, इसके अलावा भी कई तरीकों से परमिशन दी जाती है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल का उदाहरण दिया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। बेटा काम हो रहा है, ठीक है, मैं एक बात को बहुत बार बोल चुका हूं करके कि चीजें धीरे धीरे करके हो पाएंगी। मैं अकेला आदमी हूं, ठीक है, 24 आवर ही होते हैं एक दिन में, तो उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सारी चीजें बेटर से बेटर हो सके। ठीक है, वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो जो चीज ज्यादा जरूरी है उसको पहले कवर करवा रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, 2 और मोर हार्मोन्स वर्क टुगेदर। सिनर्जिस्टिक में क्या होगा, दो हार्मोन, एक हार्मोन अकेला गया, जैसे मान लो किसी गाड़ी को कोई धक्का मार रहा है, एक ताकत तो लगा रहा है, हल्का हल्की ताकत लग रही है, एक और बंदा आ गया, दोनों मिलकर ताकत लगा रहे हैं, अब गाड़ी तेज चल पड़ी। तो यहां पे सिनर्जिस्टिक, एक दोनों मिलके किसी काम को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस ग्रेटर इफेक्ट देन आइदर कुड अलोन। देन आइदर, जो अकेला कर सकता था, तो दो मिलके उस काम को करते हैं और बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। यानी कि हार्मोन कोऑपरेट कर रहे हैं टू एम्पलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट, एक दूसरे के काम को कई गुना ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल, ग्लूकागोन एंड एड्रेनलिन बोथ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये दोनों के दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं। कैसे? टुगेदर दे कॉज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। मतलब जो है ना ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, उसको दोनों मिलके इंक्रीज कर देते हैं, तो बहुत सारा ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है। ठीक इसी तरह ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टुगेदर रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ये दोनों मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कई गुना ज्यादा बेटर तरीके से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सिंगल उतना अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया सिनर्जिस्टिक। तो तीसरा क्या बचा? एंटागोनिस्ट, यानी कि एक हार्मोन दूसरे का क्या करेगा, अपोजिट काम। सिंपल सी बात, वन हार्मोन अपोजेस और रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ अनदर हार्मोन। अब यहां से बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। यहां से एंटागोनिस्ट वाले केस में आपके पास एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ही आम क्वेश्चन है ये वाला। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, वहीं पे ग्लूकागोन क्या करेगा? बढ़ा देता है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना एज अ एमसीक्यू कि भाई बताओ इंसुलिन का एंटागोनिस्ट हार्मोन कौन है? ग्लूकागोन। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम व्हाइल कैल्सिटोनिन डिक्रीज कर देता है। अभी इनके इफेक्ट को समझेंगे, आगे आएंगे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, तो इफेक्ट देखिए हम लोगों ने हार्मोन्स के। हार्मोन्स ऐसा नहीं कि गया इफेक्ट कर दिया, हार्मोन्स भी 3 तरीके से इफेक्ट करते हैं, परमिसिव, सिनर्जिस्टिक और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। What are types of signal control hormone secretion? अब वो हार्मोन अपना इफेक्ट तो दे रहा है, कैसे पता चलता है ग्लैंड को कि अब हमको हार्मोन छोड़ना है?
या ग्लैंड लगातार छोड़ती रहती है? ऐसा तो नहीं है ना। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन की बात करें अगर हम लोग, तो जब बच्चा 12-13 साल का होता है उसी समय रिलीज होता है, फिर 17-18 साल तक होता है, बच्चा बढ़ता है, ग्रोथ हो जाती है, फिर रुक जाता है। वो ऐसा तो है नहीं ना कि वो लगातार बढ़ता चला जाए। हाँ, जिजेंटिज्म जो एक बीमारी है, जो हमारे क्या कहते हैं, जो वो है द ग्रेट खली, उनको जिजेंटिज्म है, उनका ग्रोथ नहीं रुका वो, तो उसकी वजह से वो लगातार उनकी लंबाई बढ़ती चली गई। ठीक है, तो नहीं रुकेगा वो, तो बॉडी उस काम को करती चली जाएगी। तो सिग्नल कहां से आ रहा है, कैसे बॉडी जान लेती है, बड़ा बेसिक सा है ये, आओ समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीजेस इट्स हार्मोन इन मोर फ्रीक्वेंट बस्ट। वो ऐसा नहीं कि रिलीज करती चली जा रही ना, वो बस्ट मतलब माइक्रो एमएल में एक बार छोड़ दिया, फिर माइक्रो एमएल में एक बार, एक साथ मान लो 1 माइक्रो एमएल छोड़ दिया, फिर 1-2 घंटे बाद या कुछ मिनटों बाद 1 ml छोड़ दिया, तो एकदम बस्ट में, मतलब एक साथ पूरा रिलीज करती है। बस्ट मतलब फूटता है ऐसे कि नहीं, कोई चीज एकदम से रिलीज कर देना। तो मोर फ्रिक्वेंट, बार बार वो बस्ट, जब इसको सिग्नल मिलता है कि हाँ छोड़ो करके, तो 2-4 मिनट वो लगातार बस्ट में छोड़ता है। सिक्रीट किया, बनाया, भर गया, छोड़ दिया, सारा बनाया, भर गया, छोड़ दिया, इस तरीके से। व्हेन स्टिमुलेटेड, जब वो स्टिमुलेट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेशन, अगर स्टिमुलेशन नहीं है तो फिर ब्लड लेवल हार्मोन जो होता है डिक्रीज कर जाता है, फिर वो हार्मोन नहीं रिलीज करती, ग्लैंड पड़ी हुई है ऐसी। जब स्टिमुलेशन आएगा, सिग्नल आएगा, तभी रिलीज करेगी, अदरवाइज रिलीज नहीं करती है। ठीक है, हार्मोन सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल दैट टेल एंडोक्राइन ग्लैंड व्हेन टू रिलीज और स्टॉप रिलीजिंग हार्मोन। तो कह रहा हार्मोन सिक्रीशन कंट्रोल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स हैं जिनके द्वारा ये कंट्रोल होता है, जो कि बताता है एंडोक्राइन ग्लैंड को कि कब रिलीज करना है और कब रोक देना है। ठीक है, चलिए, तो पहला है न्यूरल सिग्नल यानी कि नर्व कंट्रोल। ब्रेन कैसे, नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल को डायरेक्टली स्टिमुलेट सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। इट इज फास्ट एंड एक्ट विद इन सेकेंड। अगर बॉडी को जरूरत है तो ये वाला जो सिग्नल है बहुत फास्ट काम करेगा भाई, नर्वस सिस्टम है। ठीक है ना, एग्जांपल की बात करें, एड्रिनल मेडुला इज स्टिमुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एड्रिनल मेडुला जो किडनी में पाया जाता है, टू सिक्रीट एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि जब फाइट या फ्लाइट, डर लगता है, ब्रेन भाप जाता है, वो तुरंत सिग्नल देता है कि भैया निकालो एड्रेनलिन, जरूरत है, जल्दी करो। तुरंत विद इन मोमेंट्स एड्रेनलिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, हार्मोनल सिग्नल, हार्मोनल सिग्नल में एक हार्मोन दूसरे ग्लैंड को जाके कह रहा है कि अब तुम हार्मोन निकालो। सम हार्मोन्स कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर हार्मोन। सबसे अच्छा एग्जांपल अपना हाइपोथैलेमस वाला आगे देखेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। दीज कंट्रोलिंग हार्मोन्स आर कॉल्ड ट्रोपिक हार्मोन। अब ये जो कंट्रोल कर रहे हैं हार्मोन कि हाँ भाई जाओ निकालो, फिर कुछ हार्मोन स्टिमुलेटिंग होते हैं, कुछ हार्मोन्स इनहिबिटिंग होते हैं कि हाँ भाई रुक जाओ, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स। इनका जिक्र अभी वापस आएगा। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, एग्जांपल देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज थायरॉक्सिन। अब यहां पे एग्जांपल दे रखा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकाल रही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहां जा रहा है, थायराइड ग्लैंड के पास। उसको कह रहा है भाई चलो निकालो, थायरॉक्सिन निकालो, जरूरत है बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाना है, ये करवाना वो करवाना है। तो एक ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन दूसरे ग्लैंड के हार्मोन को निकलने के लिए मजबूर कर रहा है या रोकेगा, जो भी काम करे। ACTH फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल, है ना, एड्रिनोकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं इसे हम लोग। तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह का सिग्नल ये हो गया। तीसरा है ह्यूमोरल या केमिकल सिग्नल्स, यानी कि बॉडी में पहला है लेवल ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, आयंस और न्यूट्रिएंट्स। अगर ब्लड में कम हो जाता है इन द ब्लड और बॉडी फ्लूइड, कंट्रोल्स हार्मोन्स आर सिक्रीशन। ठीक है, और वी कैन से केमिकल चेंजेस इन द ब्लड एक्ट एज ए सिग्नल फॉर हार्मोन रिलीज। ब्लड में जैसे ही कुछ केमिकल्स कम होते हैं तो सिग्नल चला जाता है कि भाई ये न्यूट्रिएंट्स कम है, कैल्शियम कम है, तो ब्लड से ब्लड बोल रहा हूँ, ऑर्डर आ जाएगा कि चलो बोन से निकालो कैल्शियम। अगर ब्लड कैल्शियम कम हो गया, ब्लड कैल्शियम ज्यादा आ गया तो ऑर्डर आ जाएगा चलो इस कैल्शियम को बोन में डाल दो जाकर के। तो ब्लड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स कमी आ रही है तो वो सेंस कर लेते हैं और उसके हिसाब से केमिकल मैसेंजर की बात हो रही है यहाँ पर।
फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज, जैसे ही ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, सिग्नल पहुंच जाता है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, तुरंत क्या निकलता है, इंसुलिन। उसी तरह पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स, ब्लड का कैल्शियम लेवल गिरेगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज अपनी एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा और रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां पर चीजें समझ में आ रही होंगी एक ही बार में, मुझको पता है, बट यहां पर दिक्कत क्या है, लर्निंग वाली है, याद करने वाली है, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक जो चीजें अभी पढ़ी हैं, इसमें कुछ चीजों के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ स्टेट से पूछे जा चुके हैं। अब आपके स्टेट में आए कि नहीं आए वो आप लोग अपना पेपर देखिएगा। ठीक, जो डायरेक्ट अब बात करेंगे हार्मोन, जैसे कि हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर 5 नंबर के, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता दो, उससे जो हार्मोन निकल रहे हैं और उनके फंक्शन बता दो। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो डायरेक्ट, मैंने यहां टेबुलेट कर दिया है, आपको हार्मोन्स, टारगेट ऑर्गन किसको टारगेट कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं याद कर लेना है, और कुछ नहीं बचा आप चैप्टर में। बट कुछ समझने वाली चीजें हैं तो समझते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ टाइनी, बहुत छोटा होता है, पी साइज, पी मटर के दाने के बराबर होता है ये ग्लैंड, लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन में ही बेस की तरफ होता है ये। प्रोटेक्टेड बाय बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेला टर्सिका, प्रोटेक्टर का मतलब क्या है, इस टाइप का एक बोन का स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर ये हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ी रहती है, यानी कि हड्डी के द्वारा बकायदा हड्डी के स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटेक्टेड है। डिस्पाइट इट्स स्मॉल साइज इट इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, भले ये मटर के दाने के बराबर है बट ये मास्टर ग्लैंड है, सबको कंट्रोल कर रही है। बट नो डाउट पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बट अभी तक हम लोग क्या था, इसी को ही मास्टर ग्लैंड बोलते आए हैं, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, बिकॉज इट्स हार्मोन्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट अदर हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स इन द बॉडी, दूसरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करती है उनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। डायरेक्टिंग न्यूमरस वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, और निर्देशित करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी में हो रहा है वो कैसे होने चाहिए, उनको ये निर्देशित कर रहा है, मतलब कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। बात समझ में आ रही है? गुड। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां पे क्या बनेगा, ये सेला टर्सिका कि भाई बताओ कौन सा बोनी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है। नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, दैट लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दैट लिंक्स द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। ध्यान से सुनो, हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा है, नर्वस, और ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम से, किसके माध्यम से, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से। कैसे कनेक्ट है, बाय अ स्टाक कॉल्ड इनफंदिबुलम। ठीक है, जैसे ये वो है हाइपोथैलेमस है, तो ये जो पार्ट है जिसकी ग्लैंड ये रही, और ये बीच का एक कह सकते हैं हम डंडा टाइप का अटैचमेंट के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनफंदिबुलम। कुछ लोग इनफंडिबुलम बोल देते हैं, तो ठीक है, हमको केवल स्पेलिंग से मतलब है, आप चाहे इसे इनफंदिबुलम बुलाइए, इनफंडिबुलम बुलाइए, चॉइस है आपकी। द हाइपोथैलेमस एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना है तो कहां देख सकते हो, पता है ना, आजकल सब आ रहा, गूगल वगैरह डालो, वॉइस का आता है, कमांड डालो, मिल जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस टेल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस बोलती है, बताती है पिट्यूटरी ग्लैंड को when to start और stop releasing its hormone, कब तुमको स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है। यानी कि देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को बता रही है कब निकलना है कब नहीं निकलना है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कब दूसरी ग्लैंड को आदेश देना है, ये हाइपोथैलेमस बता रहा है। तो यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमस हो गया। ठीक है, चलिए, द पिट्यूटरी ग्लैंड हैज 2 मेन लोब्स दैट फंक्शन ऑलमोस्ट एज सेपरेट ऑर्गन। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हिस्से होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप से ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, ऐसे ऐसे करके ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। ठीक है, एक एंटीरियर होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, एक पोस्टीरियर होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, डायग्राम था यहाँ पर, एक नहीं है, अच्छा यहाँ पर है, हाइपोथैलेमस हार्मोन वाले केस में होगा। ठीक है, ये देखो इस टाइप से है, ये देखो ये हाइपोथैलेमस है,
ठीक है, ये नीचे का पार्ट जो ये वाला हिस्सा था, लिखा है कहीं पे, यहाँ पे नहीं लिखा, ये वाला हिस्सा है ना, ये इनफंडिबुलम आ गया, नीचे ये एंड वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आगे का हिस्सा है, देखो ये इतना पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको भी समझेंगे और डिटेल में, आएगा अभी वापस से। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम उसको हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिसिस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। आगे वाले हिस्से को एडिनो, पीछे वाले हिस्से को न्यूरो। पीछे वाला हिस्सा जो होता है डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। अब देखो एंटीरियर लोब, जो उसका आगे वाला हिस्सा है, दिस लोब मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ये बकायदा ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ है। यहाँ पे खुद हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन सिक्रीट कर दिए जाते हैं। एंटीरियर वाला पार्ट हार्मोन्स खुद से बनाता है। अब देखो यहाँ पे बात को समझो, दिखाता हूं मैं। जो एंटीरियर वाला हिस्सा है, यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं। इनके सेल्स के नाम आगे मेंशन किए मैंने, ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, और वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टोर कर लेंगे, फिर जरूरत पड़ने पे आगे रिलीज कर देते हैं। देखो ब्लड वेसल है, ब्लड में डाल देंगे ये। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी उम्मीद है। द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज कंट्रोल्ड बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सेंट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। अब ये जो प्रोड्यूस किया है हार्मोन, ये प्रोड्यूस रिलीज होंगे या रोके जाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? इसको हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन है, ब्रेन सेंस करेगा कि हाँ बॉडी में कमी आ रही है, उसके हिसाब से एंटीरियर पिट्यूटरी कमांड देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी उस हिसाब से हार्मोन्स को रिलीज करेगी, फिर वो हार्मोन जाकर के आगे किसी ग्लैंड पे काम करेगा। ठीक है, 6 मेन हार्मोन्स, अगर 6 मेन हार्मोन की बात करें जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी की हैं, तो आओ देखें जरा कौन कौन से। अभी यहाँ पे याद करना है आपको और कुछ नहीं है। पहला है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ के लिए क्या होती है? बच्चे की ग्रोथ होती है, लिवर, बोन्स, मसल्स, बॉडी टिश्यूज, इन पर जाके एक्ट करता है। ये क्या क्या काम करेगा? ओवरऑल बॉडी ग्रोथ, बच्चों में, एडोलसेंट में मेटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन वगैरह को क्या करता है? रेगुलेट करता है। प्रमोट मसल्स मास एंड बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी और मसल मास को इनहैंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अब ये याद करने वाली चीज रहेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा और बोलेगा थायराइड ग्लैंड को कि प्रोड्यूस करो क्या? उसका खुद का हार्मोन थायरोक्सिन T4 या ट्राइआयोडोथायरोनिन T3। ठीक है, अब ये हार्मोन्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाते हैं। दिस हार्मोन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर। लगभग ये मान लो जो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है ये पूरी बॉडी को, हर एक चीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हार्मोन बॉडी के लगभग सभी सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं। एड्रीनोकोट्रोफिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करते हैं, आउटर पार्ट पे। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि प्रोड्यूस करें कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, कॉर्टिसोल हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। ब्लड प्रेशर है ना, स्ट्रेस में जब होते हैं हम लोग तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो बीपी गड़बड़ हो जाता है कई बार, कुछ और चीजें, तो उसको कंट्रोल करता है। प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड्स जो मदर हैं उनमें आता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। स्टिमुलेट ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में स्टिमुलेट करता है। और मिल्क प्रोडक्शन, 8वें 9वें महीने में जब बेबी पहुंच जाता है तो उसके बाद बॉडी को सेंस हो जाता है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा? ब्रेस्ट को थोड़ा ग्रो करवाता है और उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है। अ वुमेन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है ना, इट्स रोल इन मैन इज लेस, मैन में इसका रोल ना के बराबर है, बट इज लिंक टू द सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड इम्यून फंक्शन। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और इम्यून फंक्शन से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फिर है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम डिटेल में जो हमारा रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है उसमें समझेंगे। जो ओवरीज होती है फीमेल्स के अंदर, उसमें जो बनते हैं ओवम, तो उसको ओवम को बनने के लिए, डेवलप होने के लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जरूरत पड़ती है। और टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उसके लिए मैन के अंदर ये स्टिमुलेट करता है वुमेन के अंदर ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। अभी ओवेरियन फॉलिकल यानी कि हम कह सकते हैं जिसके अंदर अंडे होते हैं, एग होते हैं, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को भी एनहांस करता है। तो यहाँ पर चीजें सारी क्या है, लर्न करने वाली हैं। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन क्या करता है आगे जाकर के? ईस्ट्रोजन के बहुत सारे काम होते हैं, हम देखेंगे अभी, ईस्ट्रोजन का अलग से भी आएगा।
इन मैन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो हार्मोन्स है, एटलीस्ट सभी हार्मोन का आपको एक फंक्शन पक्का याद कर लेना है, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ओवरीज इन वुमेन और टेस्टिस इन मैन, कहां पे जाके ये एक्ट करता है, वुमेन के अंदर ओव्यूल्यूशन, जो ओवम बन गया है अब वो ओवरी से बाहर निकले, उसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होता है ओवम निकलने के बाद जो बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम अपने अंदर से प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। अगर कंसीव हो जाता है, यानी कि अगर बेबी रह जाता है, बेबी ग्रो करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ती है फिर आगे। मेंस के अंदर स्टिमुलेट करता है टेस्टिस को टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, कि टेस्टिस क्या बनाए, टेस्टोस्टेरोन बनाए। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, अगर जैसे बच्चों को पता नहीं है, याद नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं है, केवल टारगेट ऑर्गन भी एक बार याद ना करो चलेगा, बट हार्मोन और ये क्या काम कर रहे हैं ये पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि इसके फंक्शन से ही हमें टारगेट ऑर्गन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, ये देखो ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है ना, इसकी बात करें अगर हम लोग, तो ये नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है। ये खुद से अपना हार्मोन, जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके अंदर हार्मोन स्टोर तो होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है और भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होने के लिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना खुद का हार्मोन नहीं बनाती है, ठीक है। इंस्टीड इट स्टोर्स एंड रिलीज, केवल स्टोर करता है और रिलीज करता है हार्मोन्स को, दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन कौन से आओ देखेंगे। द टू हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन कहां काम करता है, यूट्रस पे और मेमोरी ग्लैंड्स पर, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन स्टिमुलेट्स पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जिस समय चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, जो पूरे लेयर होती है यूट्रस से चिपकी हुई होती है, 9 मंथ की हो गई होती है, तो एक्चुअली देखो है क्या, उसमें भी हम समझेंगे। जैसे मेंस्ट्रुएशंस होते हैं फीमेल्स में हर 28 डेज पे, तो कॉन्सेप्ट समझो क्या है ये, ठीक है। तो जो मेंस्ट्रुएशंस होते हैं उसमें एक लेयर बन चुकी होती है, ठीक है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट है जो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, कि जो जाइगोट होता है वो आकर के इसी पार्ट में आकर के अटैच होता है और फिर ये धीरे धीरे पूरा बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक। लेकिन जो ये लेयर होती है नॉर्मल केस में फीमेल में बहुत पतली होती है, 28 दिन के बाद अगर बेबी कंसीव नहीं होता है तो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब बेबी कंसीव हो जाता है तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से निकला था वो इस लेयर को, क्योंकि यहाँ बेबी अटैच है, धीरे धीरे बेबी बड़ा होगा, 9 मंथ का होगा, 2.5 किलो 3 किलो का 5 किलो तक का हो जाता है, ये लेयर बहुत मोटी होती चली जाती है, समझ रहे हो। अब ये लेयर जो एक्स्ट्रा हो गई है, यही लेयर होती है जो लेबर पेन कहते हैं ना, 6-7 घंटे चलता है जो, वो यही लेयर ब्रेक हो रही होती है। कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स के बहुत जबरदस्त तरीके से, ये लेयर धीरे धीरे ब्रेक होती है, ठीक है। और जब वो पूरी ब्रेक होती है तब जाकर बेबी को आगे पुश लगता है और फिर सारी चीजें होती हैं। इसको समझेंगे उस केस में, पार्टुरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, स्टिमुलेट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो लेयर्स टूटे, उसके में हेल्प करता है। ट्रिगर्स द लेट डाउन रिफ्लेक्स फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, लेट डाउन रिफ्लेक्स, कि भाई मिल्क को रिलीज होने दे। अब पता चला बच्चा सक कर रहा है, मिल्क जा ही नहीं रहा, तो बच्चा जैसे सक करता है तो ये सिग्नल कहता है कि छोड़ दो मिल्क को, ग्लैंड्स को बोलता है रिलीज कर दो। ये इस तरह से सिग्नल हमारी बॉडी काम कर रही है। ऑफन कॉल्ड द लव हार्मोन, लो अब कुछ लोग खुश हो जाएंगे, इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं, और बॉन्डिंग हार्मोन, जो एक हम लोग कहते हैं ना कि सुना होगा ना केमिकल लोचा, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, सब केमिकल लोचा है, जैसा केमिकल दिमाग में आ जाएगा हम वैसा काम करते हैं, ठीक है। तो अगर दिमाग से ऑक्सीटोसिन हटा दिया जाए तो आपको कभी बॉन्डिंग या अफेक्शन फील ही नहीं होगा, जितना मर्जी कोई आपके लिए अच्छा काम कर ले, ठीक है। ड्यू टू इट्स रोल इन सोशल बॉन्डिंग, ठीक है। जो सोशल बॉन्डिंग है, एक दूसरे से अटैचमेंट देता है, एक दूसरे लगाव है, ये लगाव किसकी वजह से है, ऑक्सीटोसिन की वजह से है, या सेक्सुअल अराउजल है, या मैटरनल बिहेवियर है,
माँ का जो बच्चे के लिए प्यार आता है या सेक्सुअल अराउजल है, एक दूसरे के प्रति जो सेक्सुअल अराउजल आता है मेल फीमेल को, वो इसकी वजह से आता है। ये हटा दिया जाए तो खेल खत्म। ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एक हार्मोन ये निकलता है यहां से एंटी डायूरेटिक, यानी कि यूरिन को रोकेगा। ठीक है, इसी को हम वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं, किडनी पे काम करता है। ये प्रमोट करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इन किडनी। बहुत गर्मी है, पानी नहीं पी पा रहे हैं, बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो जो भी यूरिन बनेगी उसको रीअब्जॉर्ब करवाएगा ये। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर आप पूरा दिन पानी नहीं पीते हैं तो बॉडी उसी यूरिन को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो यूरिन बहुत ज्यादा डार्क येलो हो जाती है। इससे यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है एंड कंजर्विंग बॉडी वाटर, बॉडी का वाटर कंजर्व होता है। हेल्प मेंटेन ब्लड प्रेशर, बीपी मेंटेन रहता है, क्योंकि पानी अगर मेंटेन रहेगा बीपी मेंटेन रहेगा, बॉडी का वाटर बैलेंस मेंटेन रहता है। इन हाई डोजेज इट कैन कॉज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा डोज दे दी तो ब्लड वेसल हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, यानी कि ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाएंगी, विच इंक्रीजेस बीपी, बीपी हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको यहां से इस चैप्टर से एक चीज समझ में आएगा कि हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है ना, सब केमिकल करवा रहे हैं, एक तरह से हार्मोन। हमारे बस में कुछ भी नहीं है। खुश हो रहे हैं तो केमिकल रोल कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं तो केमिकल रोल कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। चलिए अब बात कर लें, थोड़ा सा हाइपोथैलेमस का जिक्र नहीं है हमारे सिलेबस में, बट हाइपोथैलेमस ये जब हमने पिट्यूटरी पढ़ा है ना, उसको कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए, और हाइपोथैलेमस अगर क्लियर नहीं होगा तो बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड को लेकर के कंफ्यूजन में रहता है बहुत ज्यादा। तो आओ देखें जरा क्या सीन है इसका। द हाइपोथैलेमस इज अ टाइनी बट पावरफुल रीजन ऑफ द ब्रेन, छोटा सा होता है हिस्सा बट काफी पावरफुल है। दैट एक्ट एज द प्राइमरी लिंक बिटवीन योर नर्वस सिस्टम एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम। अगर कोई नर्वस हमारे ब्रेन का हिस्सा डायरेक्टली हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा हुआ है तो वो कोई और नहीं है, कौन है? हाइपोथैलेमस है। इट इज द मास्टर कोऑर्डिनेटर बिहाइंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कोऑर्डिनेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला मास्टर है ये। ऑफन कॉल्ड द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, उसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि मास्टर ग्लैंड कौन है, तो आंसर आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड ही करेंगे। ठीक है, इट इज फिजिकली कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द पिट्यूटरी स्टॉक इन फंडिबुलम। ये फिजिकली अटैच है, ऐसा नहीं किसी न्यूरॉन के माध्यम से, प्रॉपर अटैच है ये। ठीक है, इन फंडिबुलम से। इसका मेन फंक्शन क्या है? द हाइपोथैलेमस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द बॉडी स्टेटस। मैंने क्या कहा था, ये लगातार बॉडी के स्टेटस को मॉनिटर कर रहा है थ्रू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है, मॉनिटर कर रहा है बॉडी में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई चीज कमजोर तो नहीं हो रही है। और ब्लड लेवल्स ऑफ हार्मोन्स, और जो ब्लड में हार्मोन्स का लेवल है उसके माध्यम से। इट देन रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग आउट सिग्नल टू मेंटेन। जो सिग्नल हमने पीछे पढ़ा, ठीक है। अच्छा, सिग्नल ये कैसे भेजता है? सिग्नल भेजने का इसका तरीका होता है, ये जो होता है ना हाइपोथैलेमस, यहां पर एक सिस्टम होता है, ये हाइपोफिशियल आर्टरी, इसको हम हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। दिस इज हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। कोई गड़बड़ी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलवाना है, तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये अपना जो हार्मोन होता है वो इसमें डाल देगा, यहां से फ्लो करता है वो हार्मोन यहां आ जाता है। मतलब वो पूरी बॉडी में नहीं जाएगा, वो ये यहीं के लिए फ्लो बनता है। यहाँ का सर्कुलेशन कुछ ऐसा है कि यहां से निकला हुआ ब्लड डायरेक्ट पहले यहां आएगा, तो इसे कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ओके। इट देन रिस्पॉन्ड बाय सेंडिंग आउट सिग्नल टू मेंटेन होमोस्टेसिस, कि भाई होमोस्टेसिस बना रहा है, बीपी बढ़ा है तो घट जाए, घटा है तो बढ़ जाए। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर आइदर ये रिलीजिंग हो सकते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन हो सकते हैं। ठीक है, कि वो कमांड देगा भाई निकालो कोई हार्मोन या रोक दो कोई हार्मोन। ठीक है, और नर्व सिग्नल हो सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे नर्व सिग्नल डालेगा, तो पोस्टीरियर का हमें इतना रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एंटीरियर ज्यादा जरूरी है, उसी को मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया है। द एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्लैंडुलर टिश्यू। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बनी हुई टिश्यू का बना हुआ है, मतलब ग्लैंडुलर ग्लैंड्स का बना हुआ टिश्यू है। सिंस देयर इज नो डायरेक्ट नर्व कनेक्शन, हाइपोथैलेमस का डायरेक्ट नर्व कनेक्शन नहीं होता है, हाइपोथैलेमस कम्युनिकेट करता है वाया स्पेशल पोर्टल ब्लड सिस्टम। हाइपोफिशियल ब्लड पोर्टल सिस्टम था, उसके माध्यम से कनेक्ट करता है। इट सीक्रेट रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन इनटू दिस ब्लड स्ट्रीम। हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन वहां छोड़ेगा और वहां से फिर वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास चले जाते हैं और बताते हैं कि भाई क्या करना है।
अब देखो यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यहाँ दे दिया है, कुछ नहीं आपको समझना है। यहाँ पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना है, ये रोकना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH, LH, इनको रिलीज करना है कि रोकना है। इसकी डायरेक्ट कमांडिंग ऊपर से आती है, उसके हिसाब से फिर ये रिलीज करता है, इसका हार्मोन फिर ऑर्गन के पास पहुंचेगा और वो काम करवाएगा। देखो यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, जैसे कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH कहां से निकला? हाइपोथैलेमस से। टारगेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक सेल होते हैं थायरोट्रोप, ये सेल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अल्टीमेटली ये क्या करवाएंगे, जो थायराइड हार्मोन है उसको इनहेंस करवा देंगे, बढ़ाकर। मतलब अब ये हार्मोन कहां जाएगा? थायराइड के पास जाएगा, हमारी थायराइड ग्लैंड के पास, और उसको बोलेगा चलो निकालो। यानी कि थायराइड ग्लैंड ने जो हार्मोन निकाला है वो पिट्यूटरी के कहने से नहीं निकाला है। यहां से देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ पिट्यूटरी ने भेजा हार्मोन की निकालो, बट एक्चुअल में पिट्यूटरी को सिग्नल किसने दिया? हाइपोथैलेमस ने। ये चीज समझनी है बस, ठीक है। इसी तरीके से कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ACTH रिलीज करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है ACTH को फ्रॉम एड्रिनल, ठीक, कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए हेल्प करता है ये। तो ये समझने के लिए दे दिया यहाँ पर। हाँ ये सेल्स आप याद कर सकते हो, मतलब हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी का क्या कनेक्शन है। देन ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, ये सोमेटोट्रोप नाम के सेल पाए जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, वो रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन, बॉडी की ग्रोथ होने लगेगी। देन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये गोनेडोट्रोप सेल पे एक्ट करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं क्या? FSH LH को, ये जाकर के हमारा टेस्टिस और ओवरी पे जाके एक्ट करेंगे और वहां से रिप्रोडक्शन के एग और स्पर्म को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कौन किसको कंट्रोल कर रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। प्रोलैक्टिन बता दें लैक्टोट्रोप सेल पे एक्ट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन को। अल्टीमेटली इसका काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। डोपामाइन, ये इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन को, प्रिवेंट मिल्क प्रोडक्शन व्हेन नो नीड, जब जरूरत नहीं है तो मिल्क प्रोडक्शन बंद हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सोमेटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन है, ये इनहिबिटिंग है, ये रोक देता है GH को और TSH को कि भाई बंद करवाओ काम, अब हार्मोन रिलीज नहीं करवाना है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? चलिए अब फटाफट देखते हैं। अब कुछ खास नहीं, बस यहीं तक समझने वाली बात थी ज्यादातर चीजें। अब देखो पीछे से सिग्नल आ गया, अब बात कर लेते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की, ठीक है, उसके अंदर पाए जाने वाले हार्मोन और उसके फंक्शंस की। तो एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पाए जाते हैं? ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। कहां पाए जाते हैं? ये रहे, किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके दो हिस्से होते हैं, बाहरी हिस्से को कोर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले हिस्से को मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। अब अगर हम कोर्टेक्स को भी गौर से देखेंगे, ठीक है, ईच ग्लैंड हैज 2 मेन पार्ट्स, ईच पार्ट सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन। 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट अलग अलग प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं। पहला है एड्रिनल कोर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट होता है, ये स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। एक है दूसरा अंदर वाला पार्ट है, बीच वाला एड्रिनल मेडुला, ये इनर पार्ट होता है, प्रोड्यूस करता है कैचिकोलामाइन यानी कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। देखो अब मैं आपको बता दूं, जो एड्रिनल कोर्टेक्स वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट, ये भी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसका जो पार्ट है कोर्टेक्स वाला, इसके जो सबसे टॉप वाला पार्ट है उसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ये अलग तरह का हार्मोन रिलीज करता है। बीच वाला पार्ट है जोना फेसिकुलेटा, ये अलग तरीके का हार्मोन रिलीज करता है। सबसे नीचे का पार्ट है जोना रेटिकुलरिस, ये अलग तरीके का हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं इसकी, हर एक कोई सीक्रेट करता है खास तरह का हार्मोन। अब ये बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है तो इसलिए पूरा क्लियर कट दिखा दिया है। जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड। देखो है सब स्टीरॉइड, ध्यान रखना ये क्या है, सबके सब कॉर्टिकॉइड्स हैं। जो आउटर पार्ट है सबके सब क्या स्टीरॉइड हार्मोन है। अब वो क्या चीज कंट्रोल करता है? मिनरल्स को कंट्रोल करेगा बॉडी के, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। गोनैड्स को कंट्रोल कर रहा है यानी कि टेस्टिस और ओवरी को, तो गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स।
ठीक है, तो देख लो यहां पर पहला क्या, जोना ग्लोमेरुलसा हार्मोन कौन सा ग्रुप है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मेन हार्मोन एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। मैंने कहा था मिनरल्स, सोडियम पोटेशियम, इसके बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है। जब ये कंट्रोल होगा तो इनडायरेक्टली हमारा ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा बाय प्रमोटिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। अब दूसरा ग्लूकोज वाली बात करें तो यहां पर इसका मेन हार्मोन क्या है, कॉर्टिसोल। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हेल्प द बॉडी कोप विद स्ट्रेस। स्ट्रेस में आते हैं ना तो यही हेल्प करता है कॉर्टिसोल, ठीक है। देन जोना रेटिकुलरिस, ये सेक्स हार्मोन की भी कहलाता है, एंड्रोजेंस कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मतलब दाढ़ी मूछ वगैरह। कन्वर्ट इनटू ईस्ट्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन इन अदर टिश्यूज, दूसरे टिश्यूज में जाकर के ये ईस्ट्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाहरी हिस्से के 3 टाइप के हार्मोन्स। अगर हम बात करें मेडुला की, उसमें 2 टाइप के हार्मोन है, एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन। बड़ा ही कॉमन है ये, ठीक है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, डायलेट एयरवेज एंड पीपल्स, पुतलियां फैला देता है, ठीक है। ये आपको याद होगा, अगर आप मैं बता दूं, जब हमको डर लगता है, ठीक है, तब एड्रेनलिन रिलीज होता है और ये क्या क्या काम करवा देगा, हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ जाएगा, हमारी पुतलियां फैल जाती हैं, डायलेट एयरवेज जो है ना, क्या कहते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, वो जो ब्लड एयरवेज होती है लंग्स के अंदर वाली, मतलब लंग्स जहां से हवा जा रही है, सॉरी, तो वो सारी की सारी क्या होती हैं, फैल जाती हैं। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो डायलेट एयरवेज क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ेगी तो वो फैल जाती है ताकि हवा आसानी से हम सांस ले सकें, डर वाला माहौल हो गया। और नॉन एड्रेनलिन, ये उल्टा हो जाएगा इसका, जब ये मान लो डर चला गया तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सॉरी, इंक्रीज द हार्ट रेट एंड बीपी। अच्छा नहीं, सॉरी, ये भी नॉन एड्रेनलिन है, इसके साथ का ही है। कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, इंक्रीज द बीपी, वर्क विद एड्रेनलिन टू हैंडल स्ट्रेस एंड इमरजेंसीज। ये भी स्ट्रेस और इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है, वो एड्रेनलिन में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला दिमाग में आ गया था उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डर का जब माहौल होता है तो ये वाली ग्लैंड हमारा काम करती है, यानी कि मेडुला, ठीक है। खत्म हो गया अभी। अब थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, हम सबको पता है, हमारे गले में होती है इस टाइप से। अगर हम इसको ऐसे फ्रंट से देखें तो ऐसे है, ठीक है। ये 2 लोब होते हैं, लेफ्ट लोब और राइट लोब, और ये बीच में एक हिस्से से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इसको अगर पीछे से तरफ से देखेंगे बैक की तरफ तो हमको ये 4 ग्लैंड्स और दिखाई पड़ेंगी। ये सुपीरियर होती है, इंफीरियर होती है, इनको हम पैराथायराइड, थायराइड के साथ ही लगी हुई हैं तो पैराथायराइड बोल देते हैं, ठीक है। उम्मीद है इनका एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आ गया होगा, थायराइड का और पैराथायराइड का। क्लियर है बातें, ओके। द थायराइड ग्लैंड, इसकी लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए इसका शेप बटरफ्लाई शेप का होता है, ये हमको दिख भी रहा है, बटरफ्लाई शेप का है। लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, नेक के सामने है, जस्ट बिलो द एडम्स एप्पल, ये होता है ना इधर पे ये निकला हुआ होता है, इसको एडम्स एप्पल कहते हैं, जस्ट इसके नीचे होता है। इट हैज 2 लोब्स कनेक्टेड बाय इस्थमस, ठीक है, 2 लोब्स होते हैं और इस्थमस के द्वारा कनेक्ट हो रखा है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये 3 तरह के मेनली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। पहला है T4 इज द प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड, सबसे मेन हार्मोन T4 है। बट T3 इज द मच मोर एक्टिव फॉर्म, लेकिन जो बॉडी में काम करेगी वो T3 होती है। ज्यादातर जो T4 होता है कन्वर्टेड हो जाता है T3 में इन द बॉडी टिश्यूज में। तो T4 है वो T3 में कन्वर्ट होता है और एक्चुअल में बॉडी में जो काम करवाती है वो T3 होती है, ठीक है। T4 भी है बट एक्टिव फॉर्म ज्यादातर T3 रहती है, ठीक है। चलो, तो तीसरा जो हार्मोन है वो कैल्सिटोनिन है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 टारगेट ऑलमोस्ट
एवरी सेल इन द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड की प्रॉब्लम सबसे गंदी इसीलिए होती है क्योंकि ये जो हार्मोन है हमारी बॉडी के हर एक सेल पे काम करता है। तो सेल अच्छा काम करेंगे या खराब काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा या स्लो होगा, इस पे डिपेंड करेगा। मेटाबॉलिज्म हो गया, इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, द स्पीड एट विच बॉडी यूजेस एनर्जी। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होगी, बंदा मोटा नहीं होगा। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है वो लोग मोटे हो जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्रिटिकल फॉर नॉर्मल ब्रेन एंड स्केलेटल डेवलपमेंट इन इन्फेंट्स। जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन और जो स्केलेटल हड्डियां हैं वो प्रॉपर डेवलप हो। हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, जो दिल है, नर्वस सिस्टम है, रेगुलेट करता है हार्ट, कार्डियक आउटपुट एंड मेंटेन नॉर्मल नर्वस सिस्टम फंक्शन। हमारे ब्रेन के लिए तो हो ही गया ये। टेम्परेचर रेगुलेशन, हेल्प मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, बढ़े नहीं घटे नहीं, घटता है तो बढ़ाता है। जैसे सर्दियों में अगर बढ़ेगा तो हमको फिर ना कपकपी सी आती है, वो शिवरिंग, शेकिंग प्रोसेस होता है कि हीट जनरेट हो और टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वो कोशिश करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। अब बात करें कैल्सिटोनिन की, तो इसके टारगेट होते हैं बोन्स और किडनी। कैसे? ये हार्मोन क्या करेगा, जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको कम करता है। इट अपोजेस द एक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ध्यान रखेंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे पैराथायराइड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है जरूरत पड़ने पे, और अगर ज्यादा हो गया ब्लड के अंदर तो ये उसको कम करता है। इनहिबिट बोन ब्रेकडाउन, बोन का जो ब्रेकडाउन है, बोन जब टूटता है तब उसके अंदर से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो जब कैल्शियम को रोकना है तो इसके लिए बोन का ब्रेकडाउन यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट कम करना पड़ेगा। बोन ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं कि हड्डी ऐसे टूट गई है ना, थोड़ा घिसना टाइप का रहता है, सेल्स को तोड़ना होता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। प्रिवेंटिंग कैल्शियम फ्रॉम लीविंग द बोन्स, ठीक है। नाउ इनकरेजेस द किडनी टू एक्सक्रीट मोर कैल्शियम इन द यूरिन, और किडनी को बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम बाहर निकाल दो। इट रोल इन एडल्ट इज माइनर एंड इट इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ। कैल्सिटोनिन का एडल्ट में बहुत ज्यादा रोल नहीं है, माइनर होता है, बट जो बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा रोल प्ले होता है क्योंकि उनमें हड्डियां बढ़ रही होती हैं। अब बात करें पैराथायराइड हार्मोन की, ये भी पी साइज का मटर के दाने के बराबर होता है। 4 होते हैं, बैक सरफेस ऑफ द थायराइड के पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं। प्राइमरी फंक्शन प्रिसाइजली कंट्रोल द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। ब्लड का जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, विच इज क्रूशियल फॉर नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड बोन हेल्थ। कैल्शियम और फॉस्फेट नर्व के फंक्शन के लिए, मसल सही से कॉन्ट्रैक्ट करे उसमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और बोन के लिए भी क्या पड़ती है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कैसे करेगा, आओ देखें। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो कहाँ एक्ट करता है, बोन्स पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पर। क्या क्या बोलता है तीनों को, रेज ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इज द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ ब्लड कैल्शियम। ठीक है, बोन्स पे एक्ट करेगा, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है तो जा करके बोन को तोड़ना स्टार्ट करेगा और वहां से कैल्शियम निकालेगा और ब्लड में डालेगा। बोन्स स्टिमुलेट बोन ब्रेकडाउन, बोन को तोड़ने से मैंने बताया, और बोन का टूटना ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है, कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाएगा। किडनी को जाके बोलेगा इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, कि भाई कैल्शियम की कमी है, अब तुम फिल्टर मत करो ज्यादा एक्स्ट्रा कैल्शियम, जो कि हमारा इसके केस में था। क्या कह रहा था किडनी को, बाहर निकालो कैल्शियम को, ये कहता है नहीं बाहर मत निकालो, कैल्शियम की कमी है, रखो अभी, रीअब्जॉर्ब करो, जो भी कैल्शियम नहीं फिल्टर होकर आ रहा है सब रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो इससे कम एक्सक्रीशन हो जाता है। आल्सो डिक्रीज फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देता है ये। इंटेस्टाइन को कहता है इनडायरेक्टली इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कहता है जो भी कैल्शियम आ रहा है खाने में सब एब्जॉर्ब करो, बॉडी में कमी है। ठीक है, फ्रॉम फूड बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव विटामिन डी, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है और इस प्रकार कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। बॉडी जैसा होगी सिग्नल वैसा जाएगा, वैसा हार्मोन ऊपर से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस वो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने टारगेट ऑर्गन के पास हार्मोन भेजती है, और फिर ठीक है, इसकी एक समरी का एक बार जैसे बताया था, बाद में एक इसका क्विक रिवीजन वाले लेक्चर्स लेके आएंगे, उसमें क्विक समरी में फटाफट देखेंगे कहां से क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलिए पेंक्रियास की बात करें तो पेंक्रियास बहुत ही कॉमन है, जब भी खाने की बात आती है तो पेंक्रियास याद आ जाती है, क्योंकि पेंक्रियास डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आंसर है जी हाँ, पेंक्रियास एक यूनिक ऑर्गन है जो दोनों ही काम कर रहा है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो 98% है, मतलब
इसका जो एक्सोक्राइन वाला हिस्सा है वो मैक्सिमम है, मतलब सबसे ज्यादा काम ये डाइजेशन में करता है। वेट जरा एक बारी बैटरी चेंज कर दें। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पेंक्रियास जो है इसके दो मेन काम है, एक एक्सोक्राइन वाला पार्ट है और एक एंडोक्राइन वाला पार्ट है। ठीक है, एक्सोक्राइन यानी कि जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो 98% है, मैक्सिमम काम डाइजेशन में करता है, थोड़ा सा काम एंडोक्राइन का भी रहता है। ठीक, तो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम दैट आर सीक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी एंजाइम निकालता है डाइजेशन के लिए वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में रिलीज कर देता है वाया अ डक्ट टू ब्रेक डाउन फूड। डक्ट के माध्यम से करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये मात्र इसका 2% है। प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यहाँ पे जो भी ये चीज निकालता है हार्मोन उसको डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है। ठीक है, दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड आइलेट ऑफ लैंगरसन। एंडोक्राइन फंक्शन यानी कि जो पार्ट है, कौन से सेल्स हैं जो एंडोक्राइन वाला पार्ट का रोल प्ले करते हैं, तो उनका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरसंस एंड दिस इज योर आल्सो एमसीक्यू। ठीक है, अब इसके हार्मोन्स की बात करें तो आप लोगों ने अल्फा बीटा 2 सुने होंगे, बट अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी। अल्फा क्या है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है। ठीक है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, कैसे, ग्लाइकोजिनोलिसिस, यानी कि जो भी ग्लाइकोजन स्टोरेज होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको तोड़ता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कहाँ होता है, लिवर में। प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं, प्रोटीन है, फैट है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। बीटा सेल्स ये उल्टा काम करेंगे उसके, इंसुलिन। ठीक है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड के अंदर ये उसको डिक्रीज करेगा, कैसे, प्रमोट्स अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, जितना भी ग्लूकोज है ब्लड के अंदर उसको सेल्स के अंदर अपटेक करवाएगा और स्टोर करवाएगा। ठीक है, एज ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, कहां पे जाके सारा ग्लूकोज स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में। तो देखो आप लोगों ने सुना होगा ना, जिन लोगों को डायबिटीज होता है वो लोग पतले हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं उनके अंदर, तो जो भी ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह रहा है, ग्लूकोज को स्टोर करने की क्षमता ही खत्म हो गई है, तो ना तो मसल्स में वहां स्टोर हो पा रहा है एक्स्ट्रा ग्लूकोज फैट के रूप में, तो मोटापा आता नहीं, बल्कि जो होता है थोड़ा बहुत वो चला भी जाता है। ठीक है, ओके, डेल्टा सेल्स की बात करें तो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करते हैं। ये क्या करता है, ये रोकता है इंसुलिन और ग्लूकोन के सिक्रीशन को, दोनों को रोक देगा। ऑल्सो इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन एंड डाइजेस्टिव सिक्रीशन, रेगुलेटर की तरह काम करता है, एक्स्ट्रा हो रहा है तो रोक देगा। ठीक है, नाउ द पीपी सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल या गामा सेल्स कहते हैं, रेगुलेट पैंक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन। ये देखा जाए तो यहां पे हमारे मतलब का नहीं है फिलहाल। ठीक है, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, ये वाला एंडोक्राइन का लेना देना नहीं है इसका, बट ठीक है, चौथा था तो बता दिया यहाँ पे हमने। ये 3 यहां पर आप अल्फा बीटा डेल्टा एंडोक्राइन के पर्पज से याद रखेंगे। क्लियर है बातें? चलिए लास्ट, डिस्कस गोनैड्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। गोनैड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज। ठीक है, गोनैड्स आर द प्राइमरी, ये हम लोग देखेंगे, जहां पर स्पर्म्स और ओवम बनते हैं उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। उसके अलावा बाकी सारे एसेसरी या सेकेंडरी होते हैं। एंड दे हैव ए डुअल फंक्शन, इनके 2 काम होते हैं, गैमेट्स को बनाना यानी कि स्पर्म और एग को, और सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना। तो गैमेट्स का बनने वाला जो फंक्शन है वो तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 में देखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी देखते हैं सेक्स हार्मोन्स की बात। ठीक है, तो गोनैड्स की बात करें तो मेल्स के अंदर टेस्टिस है, फीमेल्स के अंदर ओवरीज है। ओके, देयर फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। आगे हाइपोथैलेमस इनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के माध्यम से थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, वो GnRH ऑर्डर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया निकालो FSH और LH, ये निकलते हैं और फिर एक्ट करते हैं। आओ देख लें। तो टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस के अंदर हमको 3 टाइप के हार्मोन देखने को मिलते हैं। बेसिकली बोला जाए इंपॉर्टेंट 2 हैं, टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन। टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या काम करता है, कौन निकाल रहा है, लेडिक सेल्स। अपने आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो अपने आप ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेस्टोस्टेरोन को कौन रिलीज कर रहा है, लेडिक सेल्स रिलीज कर रहे हैं।
प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसका मेन काम क्या है टेस्टोस्टेरोन का? पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट वगैरह जो भी इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी मतलब दाढ़ी मूछ, चौड़े कंधे, ठीक है, बियर्ड, डीप वॉइस जो भारी आवाज होती है, मस्कुलर बॉडी होती है उसके लिए, लिबिडो, ड्राइव, सेक्स ड्राइव है ना। लोग कुछ लोग हम कहते हैं मतलब लिबिडो मतलब अट्रैक्शन या फिर कह लो कि डिजायर फॉर सेक्स, जो सेक्स के लिए डिजायर होती है उसको लिबिडो कहते हैं। इन बोथ मैन एंड वुमेन दो एट डिफरेंट लेवल, ये अलग अलग लेवल में पाया जाता है। तो जो सेक्स के लिए डिजायर होती है उसके पीछे भी केमिकल टेस्टोस्टेरोन है। स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स के फॉर्मेशन में कहाँ होता है वो? सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखेंगे तब भी चलेगा। प्रमोट्स एनाबॉलिक इफेक्ट लाइक मसल्स एंड बोन ग्रोथ। एनाबॉलिक स्टीरॉइड जिसे कहते हैं ना हम लोग। तो फिलहाल तो क्या है ये याद रखना, टेस्टोस्टेरोन सुना भी होगा जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा आपकी मसल्स उतनी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनहिबिन। इसको कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल्स जो पाए जाते हैं, ये इनहिबिट कर देता है एफएसएच को फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी टू रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है ना। कितना बनना है कितना नहीं बनना है तो कंट्रोलिंग हो रही है यहाँ पर। ये ईस्ट्राडायोल, ये एक ईस्ट्रोजन का एक पार्ट है, ठीक है, टाइप ऑफ ईस्ट्रोजन है। इसका जो मेन बहुत बड़ा रोल तो नहीं है बट हाँ रोल है, ये एरोमेटाइजेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग को जोड़ देता है, ठीक है। उससे होगा क्या? ठीक है, उससे होता क्या है? बोन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा होता है और ये रेगुलेशन हेल्प रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका रोल है बट ज्यादा रोल इन दोनों का है, टेस्टोस्टेरोन का और इनहिबिन का, ठीक है। अच्छा, ये जो रोल है बेसिकली बोन हेल्थ ब्रेन फंक्शन का है, डायरेक्ट हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम देखने को मिलता है बट ये भी पाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ओवरीज की बात करें तो ओवरीज कहाँ पाई जाती है? पेल्विक कैविटी, जो कमर की कैविटी है वहां पाई जाती है। यूट्रस के आजू बाजू में एक एक ओवरी होती है। इसके अंदर हमारे पास 4 टाइप के हार्मोन है। पहला है ईस्ट्रोजन, कौन सीक्रेट करता है? डेवलपिंग फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये क्या होते हैं फॉलिकल्स और कॉर्पस ल्यूटियम? अगर अभी आपको क्लियर नहीं है कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार ये टर्म आएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये प्रमोट करते हैं अगेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि यूट्रस, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स हैं। रिस्पॉन्सिबल और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी में ऐसे कि मतलब कि कैसे दूर से देख के लगेगा कोई फीमेल है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, आवाज पतली होती है, ये सब किसकी वजह से है? ईस्ट्रोजन की वजह से है। प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस को तैयार करता है कि जो एग फर्टिलाइज हो गया है उसको इम्प्लांट करेगा, अपने से जोड़ेगा। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, और फिर जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि आफ्टर 9 मंथ बेबी को मिल्क पीना होता है। रिलैक्सिन, ये कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा छोड़ा जाता है। ये रिलैक्स करता है पेल्विक लिगामेंट एंड सॉफ्टन सर्विक्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है फीमेल का और जो पेल्विक लिगामेंट्स जो वहाँ पे मसल्स का लिगामेंट्स वगैरह रहते हैं उनको एकदम लूज इलास्टिक जैसा कर देता है। तो जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो मसल्स इतनी स्ट्रेच हो जाती हैं कि बिना बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। अगर ये ना हो रिलैक्सिन तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रेचिंग नहीं आएगी और स्ट्रेचिंग नहीं आएगी जबरदस्ती होगी तो मसल्स फट सकती हैं, बहुत पेन हो सकता है। इनहिबिन, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा छोड़े जाते हैं। ये रोक देते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ठीक है। सिक्रीशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी जो निकलते हैं, इस प्रकार जो फॉलिकल डेवलपमेंट यानी कि जो ओवम के डेवलपमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे कहना चाहता है कि आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण कौन है? आपकी बॉडी के अंदर मौजूद कोई ना कोई केमिकल। तो कौन सा केमिकल कहाँ पाया जाता है और क्या काम करता है ये आपको जानना है। कौन सा ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, ठीक है, याद करने वाला है और ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं जो ये लास्ट गोनेड वाला पार्ट था, ये जब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ लोगे तो ये कुछ हिस्से जो हैं इसके अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, मैंने भी यहाँ भी ज्यादा जोर नहीं दिया, वो आपको और आसान लगने लगेंगे, ठीक है। तो चैप्टर आसान है बट थोड़ा याद करना है, कोशिश करेंगे पहले। अच्छा, कोशिश यही करना है जैसे मान लो एस्ट्रोजन है तो मेन काम क्या हो गया?
ग्रोथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरीके से एक मेन लाइन पक्का याद रख लेना, हर एक हार्मोन्स की एक मेन फंक्शन पक्का याद कर लेना, वो आपको क्या एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना। मिलते हैं कल, गुड नाइट।